Hello friends, welcome to Physics Funda Physics Points. Today we are going to learn distance of closest approach in Rutherford's alpha particle experiment, what we have done in our previous lecture. Then Rutherford atom model, and then Rutherford argument for existence of Rutherford atom, then Rutherford equation to explain the atom, and then effects of Rutherford atom model, followed by Bohr's atom model a little bit. Dear friends, in our last class, we have discussed in detail Rutherford's alpha particle experiment, and it is also known as Rutherford gold foil experiment. From that experiment, some observation been found, and from that observation, some explanation been given. And in that experiment, one topic that was missed is distance of closest approach. So we are going to start with distance of closest approach in Rutherford's alpha particle scattering experiment. Now, this is actually this was the Rutherford scattering. Look at this. This is Rutherford's atom. This was Rutherford nucleus, and these are alpha particles, beam of alpha particles, and these are scattered alpha particles. These are scattered alpha particles. Now, what we have discussed in our last class. आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे कि distance of closest approach क्या है? ये distance of closest approach जो है ना, ये alpha particle का होता है. Distance of closest approach of alpha particle. Distance of closest approach of alpha particle. किसके साथ अप्रोच करेगा? Distance of closest approach of alpha particle with the nucleus of the atom of gold कह सकते हैं. तो ये देखो बच्चों, ये है गोल्ड का एटम, ये है गोल्ड का न्यूक्लियस, और ये सारे हैं अल्फा पार्टिकल. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, ये बीम, दिस बीम और दिस रे, और दिस ओनली अल्फा पार्टिकल इज इंपॉर्टेंट, व्हिच इज मूविंग जस्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द रदरफोर्ड एटम. जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, उसके लिए आएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल विद द न्यूक्लियस. तब देखो बच्चों, ये जा रहा है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो हमें तो मालूम है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है. अल्फा पार्टिकल मीन्स पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन और हीलियम न्यूक्लियस, दो प्रोटॉन होते हैं इसमें. तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव. तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल का स्पीड घटता जा रहा है और रिपल्शन बढ़ता जा रहा है. जितनी स्पीड से अल्फा पार्टिकल आ रहा था ना टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो जितना ही करीब पहुंच रहा था, as it is moving towards the nucleus, the speed of the alpha particle decreases, and जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक जाके, सपोज यहाँ जाके इसका अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब और नहीं जा सकता. दिस इज द लास्ट डिस्टेंस. तो जीरो हो गया वेलोसिटी, मतलब इसके साथ अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी था, पूरा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो गया. काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो और नहीं जा पाएगा. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड न्यूक्लियस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सबसे कम डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच यही होता है. तो इस डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो क्या होता है बात जो बताया था मैंने कि एज द अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, उसका काइनेटिक एनर्जी कमता जा रहा है, और एक वक्त आएगा जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा और नहीं जाएगा. तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी.
ये इंपॉर्टेंट बात है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, और इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो मतलब ये हो गया, हमें दो चीज मालूम हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कमेगा, स्पीड धीरे धीरे कमेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कमेगा। एक वक्त आएगा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा और न्यूक्लियस के करीब नहीं जा पाएगा। इन दैट पोजीशन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और यहाँ जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एट सर्टेन डिस्टेंस, जो हमने कहा है, एट सर्टेन डिस्टेंस r naught from the nucleus, the alpha particle comes to rest। जो हमने बताया पहले, the distance between alpha particle and the nucleus is known as distance of closest approach। ये भी हमें पता चल गया। And at that time kinetic energy of the alpha particle is completely converted to potential energy। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा है वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नया चीज है r naught इज द सिंबल फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, देखो, हाँ ये हो गया डायग्राम। ये आपका अल्फा पार्टिकल था, दिस इज द अल्फा पार्टिकल मूविंग एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस Z ही होगा और ये r naught होगा। तो ये अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, जाके जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये रिपेल करके उसको भेज देगा वापस। तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसका? अल्फा पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी किसका? सिस्टम का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, हाफ mv²। ये m किसका है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये वेलोसिटी किसका है? वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4πε0 ZE इंटू ट्वाइस E/r0। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। अरे भाई याद करो, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर में जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर में V इक्वल टू क्या मिला है? K Q1 Q2/R मिला था ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q1 Q2/R। तो K का मतलब हो गया यहाँ पे 1/4πε0 और Q1 जो है, अब देखो Q2 हो गया। ये Q2 इक्वल टू अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है ट्वाइस E, और Q1 इक्वल टू हो गया आपका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ZE। Z इज द एटॉमिक नंबर और E इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये हो गया आपका K इक्वल टू 1/4πε0, Q1 इक्वल टू ZE एंड Q2 इक्वल टू ट्वाइस E। ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से हमें निकलना है क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r naught इक्वल टू 1/4πε0। ये 4 कहा गया, हाँ 4, हाँ कैंसिल हो गया 2 2। तो r naught इक्वल टू 1/πε0 ZE square/mv²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का लास्ट पैरामीटर, जो हमने कहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसके बाद आ जाता है आपका रदरफोर्ड एटम मॉडल। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड ने एक आपका वो दिया, रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया, एटम मॉडल दिया, जिसका नाम हो गया रदरफोर्ड एटम मॉडल। रदरफोर्ड एटम मॉडल। उससे पहले क्या था एटम मॉडल? उससे पहले एटम मॉडल था, हमारा प्रीवियस वीडियो में मिलेगा, आपको प्रीवियस लेक्चर में मिलेगा। अगर आपने देखा नहीं है ये वीडियो तो उस वीडियो को भी आपको देखना है। लेक्चर 1 था थॉमसन एटम मॉडल। तो रदरफोर्ड एटम मॉडल से पहले था थॉमसन एटम मॉडल। थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने कहा था कि एक पॉजिटिवली चार्ज होता है यूनिफॉर्म, स्फीयर होता है, द स्फीयर इज कंसिस्टेड ऑफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन रहता है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने के बाद मालूम चला कि ये कॉन्सेप्ट पूरी गलत है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम मतलब एटम
हॉलो होता है, एटॉम हॉलो होता है। और रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर में होता है। थॉमसन ने जो कहा था पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये बात तो गलत है। एटॉम में पॉजिटिव चार्ज तो होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज सारा इकट्ठा होकर सेंटर में होता है। ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। मानो कि यह हो गया इलेक्ट्रॉन, दीज आर इलेक्ट्रॉन। नाउ नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटॉम इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब जितना सारा पॉजिटिव चार्ज होगा एक एटॉम में, उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए एटॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटॉम का कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल। तब ये पोस्टुलेट दिया रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तब जब ये पोस्टुलेट दे रहे थे डिफरेंट साइंटिस्ट के सामने, तब साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया, अच्छा मान लिया कि आपका एटॉम में न्यूक्लियस सेंटर में है, ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर कंसंट्रेटेड, ओके नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, ओके नो प्रॉब्लम। एंड एटॉम इज मोस्टली हॉलो, ओके नो प्रॉब्लम। बट आपने जो इलेक्ट्रॉन कहा है ना, इलेक्ट्रॉन ये बाहर में ऐसा रहेगा तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर लेगा ना। न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ये देखो, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अरे भाई न्यूक्लियस तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट करेगा तो एक दूसरे को खा जाएगा, तो आपका एटॉम कैसे रहेगा। रदरफोर्ड ने कहा हाँ, इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहा है। क्यों आ नहीं रहा है? क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है भैया, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस। तब क्या हो गया, तब ये ऐसे हो गया कि न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाएगा नहीं। कैसे? क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है, सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि व्हेनेवर ए बॉडी इज इन मोशन, सर्कुलर मोशन, इट हैज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कीप्स द इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग पोजिशन। मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करके नहीं आएगा। कहा अच्छा ठीक है, यही है स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम। देखो ये बात कैसे कहा गया है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम, रदरफोर्ड आर्ग्यूड दैट इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड जनरेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। यही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट जनरेट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल है, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है एटॉम, ये एटॉम एग्जिस्ट करता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद इस बातें जो कहा है उन्होंने, इसको इक्वेशन भी बताया। देखो ये हो गया आपका रदरफोर्ड एटॉम, ये हो गया न्यूक्लियस, दिखाई पड़ रहा है ब्लू कलर वाला न्यूक्लियस है, और ये रेड जो है ये इलेक्ट्रॉन है। मानो कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में न्यूक्लियस होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन दिस केस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स जो है ये होगा एफसी मतलब कूलम्ब फोर्स, जिस फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो मूविंग कंडीशन में, सर्कुलर मोशन में, इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेट अस सपोज द सिंबल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिनोटेड बाय FCF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं सेंटर की तरफ और सेंटर से दूर जाएगा नहीं, दोनों बैलेंस करके ये सर्कुलर मोशन में अगर मूव करेगा तो यही होता है इक्वेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कूलम्ब फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हो इसको। कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड अवे फ्रॉम द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलम्ब फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर।
नाउ कूलम्ब फोर्स जो है, कूलम्ब फोर्स का हम वैल्यू पुट कर देते हैं। चैप्टर 1 में मिला है आपको, चैप्टर 1 में मिला है कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का फॉर्मूला है mv² बाई आर, mv² बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Q1 क्या है? Q1 हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q2 क्या है? Q2 हो गया चार्ज ऑफ Q1 हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और Q2 हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी पकड़ लो। R हो गया डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, M हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, B हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R तो सेम है। तो हमने पुट कर लिया यहां से बैलेंसिंग इक्वेशन। यही इक्वेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम बाय रदरफोर्ड। ये है रदरफोर्ड एटॉम मॉडल का मैथमेटिकल इक्वेशन जो एस्टेब्लिश करता है कि रदरफोर्ड एटॉम मॉडल स्टेबल है। हाँ, रदरफोर्ड एटॉम मॉडल से हमें बहुत कुछ मालूम हुआ है। सो मेनी थिंग्स वी हैव लर्न फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉम मॉडल। ये बढ़िया मॉडल है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ खामियां रह गए हैं। दैट आर नोन एज डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉम मॉडल। मतलब क्या हुआ कि कुछ कुछ डिफेक्ट रह गए इस मॉडल में, जो एटॉम का कुछ प्रॉपर्टी है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसको हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉम मॉडल। कुछ खामियां, कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ लिमिटेशंस रह गया है इस मॉडल में, उसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉम मॉडल। देखो, according to Rutherford atom model, electron is continuously revolving around the nucleus. Practically, electron is accelerated by the nucleus. अच्छा, बात तो सही है। रदरफोर्ड ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं क्योंकि ये मूव कर रहा है, एंड इट इज मूविंग सर्कुलर पाथ। यही आंसर रदरफोर्ड का प्रॉब्लम खड़ा हो गया भैया। जब रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तब साइंटिस्ट ने कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है, इफ एनी चार्ज पार्टिकल इन मोशन अंडर एक्सेलरेशन, देन दैट चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट एनर्जी। मानो कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये मतलब मोशन में है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में है। इन दैट केस क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा एक बार, और दूसरा कलर ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। तब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, तो इट विल रेडिएट्स एनर्जी। रेडिएट एनर्जी मतलब कहां से एनर्जी रेडिएट करेगा? वो खुद का एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है एनर्जी, तो उसका एनर्जी घट जाएगा, धीरे धीरे इसका एनर्जी घट जाएगा। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घट जाएगा, तो उसका पाथ छोटा हो जाएगा। अल्टीमेटली पाथ छोटा हो जाएगा, पाथ छोटा होने से ये अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। दिस पाथ इज नोन एज स्पाइरल पाथ। द इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो स्पाइरल पाथ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है, मोशन में रहता है, तो उसका एनर्जी घटेगा, और एनर्जी घटेगा तो उसका पाथ छोटा होगा, तो अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस हो जाएगा, तो रदरफोर्ड का एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये क्वेश्चन का आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो क्वेश्चन है। और एक डिफेक्ट है रदरफोर्ड का, दैट वाज फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल। And another defect of Rutherford atom model is that spectrum जो होता है, अगर रदरफोर्ड एटम मॉडल हम मान लेते सही है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली। इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कंटिन्यूअसली करेगा, तो एनर्जी जो छोड़ेगा ना, एनर्जी जो छोड़ेगा, दैट एनर्जी विल बी कंटिन्यूअस। एनर्जी स्पेक्ट्रम जो होगा एनर्जी का, द स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी विल बी ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी शुड बी द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लेकिन प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से ये स्पेक्ट्रम जो मिला है हमें, दैट स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी लाइन स्पेक्ट्रम। यहां में भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
कि ये लाइन स्पेक्ट्रम कहाँ से आता है एटॉम में। एटॉम में तो आना चाहिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लेकिन एटॉम में आ गया लाइन स्पेक्ट्रम। ये डिफेक्ट हो गया, ये आंसर नहीं दे पाया रदरफोर्ड ने, तो ये हो गया रदरफोर्ड एटॉम मॉडल का डिफेक्ट। फर्स्ट डिफेक्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से चार्ज पार्टिकल रेडिएट करेगा, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो रेडिएट करेगा तो उसका पाथ छोटा हो जाएगा तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड। सेकंड डिफेक्ट कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है कंटिन्यूअसली, तो ये जो स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा जो मिलेगा हमें एटम का, वो एमिशन स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। रदरफोर्ड के हिसाब से अगर एटम इलेक्ट्रॉन चलता रहा तो उसके हिसाब से जो स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें, इट शुड बी द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, लेकिन प्रैक्टिकली एटम से जो हमें स्पेक्ट्रा मिला है वो हो गया लाइन स्पेक्ट्रा। तो लाइन स्पेक्ट्रा क्यों है ये भी रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया। तो ये हो गया डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल। बहुत सारे चीजें जानने को मिला हमें रदरफोर्ड एटम मॉडल से, सिर्फ दो चीजें पता नहीं मिला, दो चीजें मालूम नहीं हुआ। ये दो चीजें के बारे में, ये दो चीजों के बारे में कंसंट्रेशन देके और एक मॉडल आया, मालूम हुआ है कि ये रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, उसका नाम है नील बोर। तो इसके बाद रदरफोर्ड के एटम मॉडल के बाद आया बोर्स एटम मॉडल। बोर्स एटम मॉडल आया, बोर भी रदरफोर्ड का स्टूडेंट था और यही फील्ड में काम। 1913 में बोर ने उस एटम मॉडल पे काम किया। बोर ने क्या कहा, बोर ने लगा दिया क्वांटम थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल। रदरफोर्ड एटम मॉडल जो है उसको सही मान के सिर्फ इन्होंने क्या क्या क्वांटम थ्योरी लगाया। प्लांक्स ने दिया कि E इक्वल टू एच न्यू। प्लांक्स ने कहा कि भाई हर एक चीज क्वांटम में होता है इस दुनिया में, दैट इज नोन एज क्वांटम थ्योरी। लाइट भी क्वांटम में रहता है, लाइट भी हमेशा क्वांटम में रहता है, मतलब बंडल अलग अलग कंटिन्यूअस नहीं रहता है, डिस्क्रीट रहता है, बंडल रहता है, उसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी। तब बोर ने इस प्लांक्स ने जो थ्योरी दिया वो तो एक्सेप्ट हो गया। प्लांक्स का थ्योरी क्वांटम थ्योरी रदरफोर्ड एटम मॉडल में यूज किया बोर ने, उसको कहते हैं बोर्स एटम मॉडल। बोर्स अप्लाइड क्वांटम थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू बोर ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू बोर एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मासिव सेंटर नोन एज न्यूक्लियस, ये सही है। इलेक्ट्रॉन लाई आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये सही है। बट बोर ये है, ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा है। बोर इम्पोज्ड क्वांटम रेस्ट्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है। बोर ने जो नया लाया है, समथिंग न्यू टू द रदरफोर्ड इज दैट क्वांटम रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बात नया है। बोर ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है, ये बात भी सही है जो रदरफोर्ड ने कहा, लेकिन एक बात है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जहां मतलब चाहे वहां नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ये रेस्ट्रिक्शन लगाया। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, ऑर्बिट में रहता है, और ऑर्बिट का कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया। इलेक्ट्रॉन लाइज इन द ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां रहता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। केमिस्ट्री में आपको मिला है ऑर्बिट। और ये ऑर्बिट जो होता है ना, ये ऑर्बिट के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लाया है, बोर ने रेस्ट्रिक्शन लाया है। ये रेस्ट्रिक्शन क्या है, दिस रेस्ट्रिक्शंस आर फॉलोड एज पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटम मॉडल। ये रेस्ट्रिक्शन क्या है, देखो ये रेस्ट्रिक्शन ही इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड एटम मॉडल में बोर ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लाया, क्वांटम रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे जहां चाहे वहां नहीं रह सकता, हम जहां चाहे वहां इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते। ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ खास जगह है, उसको कहते हैं ऑर्बिट, और ये जो ऑर्बिट है वो भी कुछ खास होते हैं। व्हाट आर दोस पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल? देखो पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल। इलेक्ट्रॉन कैनॉट रिवॉल्व इन ऑल पॉसिबल ऑर्बिट एज डिमांडेड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रह सकता है, बोर ने कहा नहीं, यह संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैनॉट रिवॉल्व इन ऑल पॉसिबल ऑर्बिट, बट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट व्हिच इज नोन एज परमिसिबल ऑर्बिट। कुछ खास ऑर्बिट होंगे, कुछ खास ऑर्बिट होंगे जिनका कुछ खास कैरेक्टर होगा, उस ऑर्बिट में उस ऑर्बिट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस ऑर्बिट को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट और परमिसिबल ऑर्बिट। यही है नया चीज बोर्स एटम मॉडल का।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैनॉट रिवॉल्व इन ऑल पॉसिबल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली ऑन इन दोज ऑर्बिट्स नोन एज परमिसिबल ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट। ये परमिसिबल ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? ये है दोज ऑर्बिट जिसका परमिसिबल ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट आर दोज ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से देखो, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू NH बाई ट्वाइस पाई। ये देखो प्लांक्स का आइडिया आया क्वांटाइज्ड, L इक्वल टू NH बाई ट्वाइस पाई। ये L क्या है? L है एंगुलर मोमेंटम, किसका? इलेक्ट्रॉन का। मतलब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रह सकता है जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH बाई ट्वाइस पाई होगा, NH बाई ट्वाइस पाई। ये NH बाई ट्वाइस पाई क्या है थोड़ा बाद में हम देखेंगे। N इक्वल टू 1 2 3 4 5, मतलब मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ H बाई ट्वाइस पाई। अगर हम इसको पकड़ ले N H बाई ट्वाइस पाई अलग से कर ले तो H बाई ट्वाइस पाई क्या मल्टीपल होगा 1 2 3, ये N जो है 1 2 3 4 करके जाएगा। तो ऑर्बिट, दोज ऑर्बिट हैविंग एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू NH बाई ट्वाइस पाई, उन ऑर्बिट में ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहेगा। नेक्स्ट क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन व्हाइल इन परमिसिबल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन व्हाइल इन परमिसिबल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में जब रहेगा कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डज नॉट, इलेक्ट्रॉन विल डज नॉट, इलेक्ट्रॉन इन द एटॉम, इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ द एटॉम विल डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी व्हेन दे आर इन परमिसिबल ऑर्बिट। बोर ने जो ऑर्बिट दिया है इलेक्ट्रॉन को, उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी छोड़ेगा नहीं। कि क्यों नहीं छोड़ेगा बाद में हम देखेंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट आया, emission or absorption of energy occurs only when electron jumps from one permissible orbit to another permissible orbit। मतलब एटॉम से हमें मिलेगा एनर्जी, एटॉम से एमिशन एनर्जी मिलेगा और एब्जॉर्प्शन एनर्जी भी मिलेगा, लेकिन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करेगा। इट में मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इट में मूव फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, बीच में नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन। एक परमिसिबल ऑर्बिट से दूसरे परमिसिबल ऑर्बिट में अगर जाएगा तभी हमें रेडिएशन मिलेगा। यही है फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉम मॉडल। तो इसके बाद देख लेते हैं ये जो फोर्थ पॉइंट था जो उसको हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। When electron jumps from higher permissible orbit to lower permissible orbit, energy is emitted। देखो एक इलेक्ट्रॉन हायर परमिसिबल ऑर्बिट से ऊपर वाला हाई एनर्जी वाला ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में आता है तो एनर्जी एमिट होता है। ठीक है, मान लो कि यहां में तो E2, ये देखो नीचे डायग्राम एक दिया हुआ है, छोटा है लेकिन नहीं मिलेगा। अच्छा, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, और ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। तो देखो ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाम करके यहाँ जा रहा है, मतलब ये हो गया हायर ऑर्बिट एनर्जी E2, और जाम करके जहाँ जा रहा है यह हो गया एनर्जी U1, मतलब E2 से जाम करके U1 में चला गया तो एनर्जी रेडिएट हो गया, एनर्जी बाहर आया है। ये सिंपल सी बात है। यहाँ में एनर्जी है, उसका एनर्जी अगर सपोज 10 जूल है, और यहाँ में जहाँ पे 10 जूल से 4 जूल में जाम किया तो 6 जूल एक्स्ट्रा हो गया, तो 6 जूल विल कम आउट एज रेडिएशन, डिफरेंस एनर्जी। वही बात यहाँ पे है। E2 इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू हायर परमिसिबल ऑर्बिट and U1 is the energy corresponding to lower permissible orbit, nu is the frequency of the radiation emitted, then E2 minus U1 will be H nu। मतलब दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है, that energy level will come as light and that light means H nu, मतलब frequency and come out as radiation, radiation का एनर्जी ऐसी होता है H nu, while nu is the frequency of the radiation emitted। तो यही हो गया बोर्स पोस्टुलेट्स, फोर्थ पोस्टुलेट्स का एक्सटेंशन। फोर्थ पोस्टुलेट्स में क्या कहा, हम रिवाइंड कर लेते हैं वो। एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम द एटॉम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन टेक जंप फ्रॉम हायर परमिसिबल ऑर्बिट टू लोअर परमिसिबल ऑर्बिट। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया कि E2 ऑर्बिट से U1 ऑर्बिट में जंप किया तो एनर्जी क्या निकला, H nu इज द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आ गए, द डिफरेंस इन एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू टू एनर्जी स्टेट विल बी एमिटेड।
हाँ, यही तो हमने कहा है कि डिफरेंस इन एनर्जी होगा जो 2 लेवल का, वही डिफरेंस इन एनर्जी विल कम आउट एज रेडिएशन. दिस मीन्स दैट discrete amount of energy will be emitted. Yes, discrete amount of energy will be emitted during electronic transition from higher permissible orbit to lower permissible orbit. हो गया आपका लाइन स्पेक्ट्रा, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड ने. लाइन स्पेक्ट्रा कैसे होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं, लाइन स्पेक्ट्रा होता है. ये लाइन स्पेक्ट्रा ऐसे हो गया. बोर्स explained this it's very nicely. Electron when takes jump from higher permissible orbit to lower permissible orbit, energy is emitted and that energy should be discrete. That energy should be discrete. तो और डिस्क्रीट एनर्जी के लिए हमें मिलेगा लाइन स्पेक्ट्रा. क्या मिलेगा? लाइन स्पेक्ट्रा. तो लाइन स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेनेशन कर लिया है विथ लॉजिक, विथ मैथमेटिक्स बिहाइंड इट. हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में व्हाट आर द मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस पोस्टुलेट्स. ये पोस्टुलेट्स दिया है बोर्ड ने, उसका साथ लॉजिक है और मैथमेटिकल इक्वेशन भी है. हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ बोर्स एटॉम मॉडल. तो आज के लिए इतना ही. स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.